हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऊपर होने वाला है। वैसे ये एक बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वैसे वो है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमने एक टॉपिक नया स्टार्ट कर दिया जिसका नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन आज जो मुझे आपको पढ़ाना है वो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हम इसके अंदर पढ़ने के वाले हैं और एक मेन कंपोनेंट इसका जिसकी वजह से ये टॉपिक बना है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने और मेरे पास लेक्चर्स को अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा इनकम स्टेटमेंट के कौन-कौन से क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या कौन-कौन सी फाइनेंशियल कितने प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको पता ही है, मैंने आपको इन डिटेल बता रखा है। कौन सी पहली बैलेंस शीट है, फिर उसके बाद हमने पढ़ी इनकम स्टेटमेंट। फिर इसके बाद एक चीज और बनती है, लोगों को ऐसा लगता है ये इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट नहीं होती। उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी इनकम है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर भी इनकम है, और ये बनती भी देखने से ऐसा लगता है ये तो इनकम स्टेटमेंट ही है। तो लोगों को ऐसा लगता है यार ये तो डबलिंग हो गई, दोनों में से कोई एक चीज बना लो। नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जैसा मैंने आपको अब तक पूरा इनकम स्टेटमेंट इन डिटेल करके पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक कंपोनेंट पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब आप इनकम स्टेटमेंट और ओसीआई को एक साथ मिला देते हो तब उसका नाम फिर इनकम स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें जाती हैं, या मैं अगर बोलूं रियलाइज गेन या रियलाइज लॉसेस ही उसके अंदर आते हैं। लेकिन ओसीआई एक ऐसी चीज है जो कभी रियलाइज्ड ही नहीं हुई, या ऐसे लॉसेस जो कभी रियलाइज ही नहीं हुए। मैं आपको बताऊंगा वो 4 ऐसी ओसीआई हैं जो आपको पढ़नी है, और मैं ये भी बताऊंगा उसको पहचानना कैसा है। आपके वैसे सिलेबस में इन डेप्थ इतना नहीं जाना है, इतना डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में वैसे ओसीआई। इसकी एंट्रीज होती हैं, कैसे इसकी रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनकी जर्नल एंट्री, ये सब आपके नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लगा के पूरा ओसीआई समझा दूंगा और इसका फंडा समझा दूंगा, ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई, जब इसको और जो ओसीआई होता है, आज मैं पढ़ाऊंगा वो कौन कौन सी ओसीआई होती हैं, जब आप उनको साथ में मिला देते हो तो फिर उसका नाम इनकम स्टेटमेंट नहीं होता। उसका नाम इनकम, ऐसा समझो जैसे दूध में बेटा अगर आप क्या कहते हैं उसको, नींबू डाल दोगे तो फिर वो दूध नहीं होगा, वो फिर वो पनीर बन जाएगा, या जो भी उसका प्रोसेस है। ऐसे ही यही है, इसका नाम बदल के फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, क्योंकि आपने दो चीजों को कॉम्प्रिहेंस कर दिया। कॉम्प्रिहेंस मतलब जोड़कर एक साथ दिखा देना, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव वे पे। ठीक है, तो आपने ओसीआई और इनकम स्टेटमेंट को जब मिला देते हो तो उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है। इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, इनकम स्टेटमेंट हमने पढ़ ली, अब हमको पढ़नी है ओसीआई। ओसीआई क्या है, इसका एएससी 220 वगैरह वो सब हम देख लेंगे। एएससी 220 का सब टॉपिक 10 का 45 वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है, एक मैंने आपके ये इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करी है, हालांकि एक इन डिटेल मैंने आपके और आपके लिए अभी आगे बना रखी है। ये एक बस एक ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मतलब ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट तो हम डाल ही देंगे, साथ में जब इसके अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव भी मिला देते हो तो इसका नाम हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए यूएस गैप ने दो तरीके बताए हैं। आप ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ना दिखाने का, ओसीआई दिखाने के, इसके दो तरीके हैं। यूएस गैप ने हमें इसके दो तरीके दिए, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके दो अलग रेलेवेंट एएससी भी हैं, जब हम टॉपिक पे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो तरीका यह है कि आप इनकम स्टेटमेंट पहले पूरी बना लो, उसके नीचे ही ओसीआई दिखा दो। दूसरा तरीका यह है कि पहले भैया इनकम स्टेटमेंट बना दो, एक अलग स्टेटमेंट बन गई। अब एक दूसरी इनकम अब एक अलग से एक और स्टेटमेंट बनाओ। पहले मेथड में तो ये एक ही स्टेटमेंट बना दो भाई साहब, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करके नाम उसका लिख दो। उसके अंदर पहले आप इनकम स्टेटमेंट बना दो, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आप उसी के नीचे ओसीआई भी दिखा दो, हो गया। फिर लास्ट में टोटल लिख दो, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गया ऐसे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि भैया नहीं, मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम अलग रखो और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग रखो। इसका रीजन, इससे फिर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में इजी हो जाएगा, है ना, खिचड़ी नहीं बन जाएगी, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, अरे ये ओसीआई इनकम स्टेटमेंट के अंदर कहां से आ गई, ऐसा ना समझने लग जाए कई लोग। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट पहले अलग बना दो, बन गया बस। अब एक नहीं, एक और स्टेटमेंट बनाओ जिसका नाम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। वहां पे इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट ला के रख दो, फॉरवर्ड करो ना, कैरी फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद अपना दुनिया भर का जो भी ओसीआई ड्रामा करना है उसके अंदर दिखा दो, फिर लास्ट में जो आ जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये दो तरीके यूएस गैप ने बता रखा है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो हम जब हम उस टॉपिक पे आएंगे उसका रेलेवेंट एएससी भी पढ़ेंगे, हालांकि उसका रेलेवेंट एएससी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिर भी दे दिया, ठीक है। आ जाइए, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके रखा हुआ है ना, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ बताने की कोशिश करी है, देखिए जैसे ये सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसका मतलब सब ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन विद सब टोटल है ना, मैंने आपके यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया। ये 2024 का है, ये 2025 का है। देखिए ये 2024 है, ये 2025 है, यहाँ पे वो हो गई, ये 2025 है, ठीक है, ये 2025 है। तो 2024 में आपके पास सेल्स इतनी थी, ये इतनी हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स इतना था, इतना हो गया, ये मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट सारा पढ़ा दिया है। मैंने जानबूझ के ये चीज बनाई है ताकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनकम स्टेटमेंट भी रिवाइज कराता रहूं। मैंने आपको इन डिटेल ये लॉजिक पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट के रूट से चलेंगे, जब तक आप इनकम स्टेटमेंट नहीं बना लेते आप ओसीआई पे नहीं जाएंगे। आज मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा कि क्यों हम ये ओसीआई बनाते हैं, क्या है इसका लॉजिक। अरे जब इनकम स्टेटमेंट आपने बना ली तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की एक्चुअली नीड आई क्यों। इसका नीड बेटा एक ही है, एक्रूरल कंसेप्ट। एक ही को हम ब्लेम दे सकते हैं, हमको ब्लेम देना पड़ेगा। इसकी वजह से हमको ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पढ़नी पड़ रही है। हमें कोई जरूरत नहीं थी, इनकम स्टेटमेंट से काम चल रहा था। सीधी बात है कि भाई साहब इनकम स्टेटमेंट ही तो एक ऐसी होती है, हमको यह जानना था कितना प्रॉफिट कमा लिया, बस इनकम स्टेटमेंट ने दे दिया। तो क्या हो गया कि हमको अदर कॉम्प्रिहेंसिव भी पढ़नी पड़ रही है जबरदस्ती की, और उसके लिए एक अलग स्टेटमेंट बनानी पड़ रही है, हमारा सिलेबस भी बढ़ गया भाई साहब। क्या हो गया, एक्स्ट्रा काम बढ़ गया अकाउंटेंट्स का। इसका रीजन है, ब्लेम है एक्यूरल कंसेप्ट, डबल एंट्री अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम की वजह से होना पड़ रहा है। हम कुछ भी काम करते हैं अकाउंट्स की दुनिया में, उसका एक रेपरकशन हमको फेस करना पड़ता है। मतलब जैसे फिजिक्स में एक लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सेम लॉ हमारे अकाउंट्स में भी तो लगता है। अरे एक अगर ट्रांजैक्शन डेबिट लग रही है तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट भी लगेगा ही लगेगा। इसकी वजह से हमको ये ओसीआई बनानी पड़ती है। आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा, है ना, कि ऐसे कुछ इवेंट्स बताऊंगा, ऐसे ट्रांजैक्शंस बताऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा देखो बेटा ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है, ये हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं डाल सकते, लेकिन धंधा ऐसा काम करता है, ऐसे ट्रांजैक्शन करता है। अब इसका एक इफेक्ट तो है जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाता है, लेकिन एक दूसरा इफेक्ट भी अब जाएगा, लेकिन वो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो अनरियलाइज्ड है। क्योंकि आपको पता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऐसी चीजें जाती है जो रियलाइज्ड ही होंगी। ऐसी इनकम जो आपने भी कमाई नहीं, आप डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते ना। अब क्या करें, तो ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब वो तो एक एंगल आ गया ना, कंपनी ने तो ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी ना। अब बोलो कि ये कैसे हो गया, अब इसका दूसरा क्रेडिट इफेक्ट या डेबिट इफेक्ट कहां डालें? तो कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा बेटा, ये कुछ नहीं है, ये डस्टबिन है, कुछ नहीं है तो बस उठा के पटक के ओसीआई के अंदर डाल दिया बस। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं, आप ऐसे ही पटक के कहीं नहीं डल रहा तो ओसीआई के अंदर पटक के डाल दिया, ऐसा नहीं होता। मैं आपको आज वो रूल्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर कोई ना कोई चीज किसी ना किसी स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी, या तो वो बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी या इनकम स्टेटमेंट के अंदर चली जाएगी। ये डबल एंट्री का ब्यूटी है, आपको पता है। डबल एंट्री के अंदर बेटा दो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो, फॉर एग्जांपल सैलरीज पेड, क्या एंट्री है इसकी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश का एंगल तो चला गया बैलेंस शीट के अंदर और सैलरीज का एंगल चला गया इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो दोनों डबल एंट्री या तो पीएनएल में या इनकम स्टेटमेंट। लेकिन कभी कभी होता है कि कोई एंट्री बैलेंस शीट के अंदर जाती है लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाती। अब उसको कहां डालें, इसलिए हमको ओसीआई बनाना पड़ा। ऐसी नीड आई, ऐसी कुछ 4 ट्रांजैक्शन से आज मैं आपको मिला दूंगा। कुछ 4 ट्रांजैक्शन है जिनसे आज मैं आपको मिलाऊंगा। वो आप देखोगे वो बैलेंस शीट के अंदर तो जाती है, मतलब बैलेंस शीट को तो इफेक्ट करती है वो, और बैलेंस शीट में भी टू बी प्रिसाइज इक्विटी अकाउंट्स, इक्विटी को इफेक्ट करती है वो, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाते हो। क्या करें, डेबिट क्रेडिट का मामला तो पड़ रहा है लेकिन दूसरा एंगल नहीं आ रहा। डबल एंट्री है, डबल एंट्री बन नहीं रहा ना, एक ही जगह जा रहा है, दूसरी जगह नहीं जा रहा। लेकिन डबल एंट्री में तो दूसरी जगह जाना जरूरी है, अब क्या करें। तो अकाउंटेंट्स ने एक जुगाड़ निकाला, दूसरी चीज बना डाली, एक और स्टेटमेंट बना दी कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा तो यहां तो आ जाएगा, ओसीआई में प्रोटेक्ट डाल दी। तो ये इसका लॉजिक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस फिर आपने माइनस करे दुनिया भर के, ये सब आपका आया। ये कुछ एक्सपेंसेस है, देखिए ये मैंने लिखते हुए हैं, ऑपरेशन एक्सपेंसेस विद सब टोटल, है ना। ये सारे आपके लिए कुछ सामने मैंने ऑपरेशन एक्सपेंसेस रख दिए। देखिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के एग्जांपल्स डाले, मैं सीधा सीधा भी लिख सकता था, लेकिन जानबूझ के ऐसा इसलिए लिखा ताकि आपको मैं चीजें रिवाइज कराता रहूं। इनकम स्टेटमेंट भी तो पढ़ लिया, आपको पता चले अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर ये एक्सपेंसेस आते हैं। सैलरीज हो गए, डिप्रिसिएशन हो गए, ट्रैवल हो गया, एडवर्टाइजिंग, फ्रेट आउट, सप्लाईज, पोस्टेज, टेलीफोन, लीगल, इंश्योरेंस, सब ऑपरेशन के, मतलब धंधे से रिलेटेड है ना। आप मुझे बताओ वो कोई भी एक एक्सपेंसिव जो धंधे से रिलेटेड ना हो, नॉन धंधे का हो, नहीं है, सारे धंधे से रिलेटेड है। तो भाई साहब इसको माइनस करके भी जो गेन आएगा वो भी तो ऑपरेटिंग गेन ही आएगा। हाँ ठीक है, ऑपरेटिंग गेन आ गया, ये आ गया भैया हमारा ऑपरेटिंग गेन, ठीक है।
अदर रेवेन्यू मतलब ऐसे गेन जो धंधे के अलावा है, मतलब गेन तो आ रहा है, बिजनेस के अंदर बरस रहा है गेन, फुल फुल आपको हाथ में मिल रहा है, आप खा सकते हो, लेकिन वो धंधे का नहीं है। मतलब ये एक ऐसा गेन है जिसके लिए मैंने अपना धंधा नहीं खोला। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड रेवेन्यू, यहां पे लिखा भी है नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन, ऐसा भी लिख दिया मैंने, देखिए आपके सामने लिख सकते हैं, दिस सेक्शन इज ए नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, मतलब ये एक ऐसा आइटम है, ऐसे गेन या ऐसे लॉसेस हैं जिसके लिए एक्चुअली आपने अपना बिजनेस खोला नहीं है, उसके अलावा भी आ सकते हैं। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, आप जो बिजनेस खोलते हो आपको जो इनकम आ रही है या जो आपके खर्चे हो रहे हैं सिर्फ वो धंधे से रिलेटेड होते हैं। ऐसा भी तो होता है बहुत बार कि आपने धंधे के अलावा बहुत खर्चे कर दिए। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो बट ऑब्वियस है कि आप फर्नीचर ही बेच के जो आपका गेन आएगा वो आपका फर्नीचर बेच के आएगा, और जो खर्चे होंगे वो ज्यादातर आपके फर्नीचर से रिलेटेड होंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपके बिजनेस में पुरानी गाड़ी थी आपने बेच दी, या आपके पास बहुत लूज मनी था अपने बिजनेस के अंदर, आपने बिजनेस का पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रख दिया, आपको उस पर कहीं डिविडेंड मिल गया, उस पर आपको ब्याज मिल गया, तो ये गेन आ रहा है। लेकिन मुझे बात बताओ क्या ये आपके धंधे से रिलेटेड गेन है? नहीं है। या कुछ ऐसे खर्चे करोगे आप धंधे में, जैसे आपने अपनी गाड़ी बेचनी थी उसके लिए आपने एडवर्टाइजिंग करी, तो वो खर्चा आपका हुआ है लेकिन वो आपके धंधे से रिलेटेड नहीं। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। तो यहां मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है, कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट, एक्सपेंस, एक्सपेंस, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और लॉसेस फ्रॉम द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट वाला कंसेप्ट हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एफएएसबी एंड आईएफआरएस, ये यूएस गैप को हम एफएएसबी बोलते थे, ठीक है। यूएस गैप की जो पॉलिसी जो बनाता है, एक्चुअली यूएस गैप को जो स्टैंडर्ड्स बनाता है एफएएसबी तो है, ठीक है। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, फिर इसको प्लस कर वगैरह करके क्या आएगा, इनकम फ्रॉम, आपको एक चीज ध्यान से आनी होगी, यहाँ पे एबिट शब्द नहीं लिखा मैंने, आप इसको एबिट भी बोल सकते हो, लेकिन हम इसको अभी एबिट नहीं बोल सकते। मैं बोल रहा हूं आपको ऐसा मन के अंदर आ रहा होगा, आप अपने मन के अंदर सोच रहे होगे यार ये इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग वगैरह भी प्लस माइनस एक्सपेंस कर दिए, एबिट क्यों नहीं आया? क्योंकि इंटरेस्ट क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट कहां चला गया, ये रहा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट जब हम माइनस करेंगे तो हमारा वो तो आना चाहिए था ना, क्या कहते हैं उसको, एबिट। लेकिन एबिट तो नहीं आया क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था रियल लाइफ में आपके सीए में यूएसए के अंदर एक एग्जाम्पशन, स्पेसिफिकली पार्ट 2 की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली पार्ट 2 की। पार्ट 2 के अंदर ये अजम्पशन ले ली गई है कि ऑपरेटिंग इनकम और एबिट इज इक्वल, आर इक्वल, मतलब ऑपरेटिंग इनकम और एबिट हमेशा इक्वल है, ऐसा नहीं होता। लेकिन रियल लाइफ के अंदर यहीं पे देख लो, मैंने आपको बोला था बिजनेस के अंदर कभी कभी कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन करके भी लिख दिया होगा, ये देखो कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन और डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन। ये बिजनेस, ये जरूरी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप किसी भी कंपनी के देखना इनकम स्टेटमेंट खोल के, आपको वहां हर बार आपको ये कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन लिख के नहीं दिखेगा, तो आप बोलोगे सर आपने क्यों लिख दिया। ये चीज तभी लिखी होती है जब किसी कंपनी का कोई सेगमेंट या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कोई लाइन कंपनी डिसकंटिन्यू कर रही है, तो जब वो डिसकंटिन्यू कर रही है तो फाइनल फाइनल जब उस साल जो बेचेगी उसमें जो इनकम आ गई बस वो हो गई, या जो लॉस आ गया वो अलग से करके दिखाएगी, ताकि यूजर को ये पता चल जाए कि भैया ये देखो मैंने अपना ये पर्टिकुलर ये जो सेगमेंट है डिसकंटिन्यू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके दो सेगमेंट थे, शर्ट का और जीन्स का, उसने देखा शर्ट का तो इतना चल नहीं रहा, जीन्स का चल रहा है, तो वो कह रहा है भैया शर्ट का इस बार डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन इस साल जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो फाइनल इन्वेंट्री होगी, उसको बेचा होगा या कुछ एसेट्स वगैरह निकाले होंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया होगा या गेन हो गया, लॉसेस आ गए, जो भी है वो नेट ऑफ टैक्स करके यहां पे दिखा देंगे, ताकि यूजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता चले कि भाई साहब अब इस साल हमने अब तो एक डिसीजन ले लिया कि हम अपना जीन्स का धंधा स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे, शर्ट वाले को डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब अगले साल से जब आप हमारी इनकम स्टेटमेंट खोल के देखना तो आप ध्यान रखना हमारे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन ही रहेंगे, ये वाला नहीं होगा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इससे यूजर को ये समझ में आ जाता है, अच्छा कंपनी ने देखो ये डिसकंटिन्यूड कर दिए, अच्छा डिसकंटिन्यू करके उसको इतना गेन या लॉस हो गया, ये हमेशा आप नेट ऑफ टैक्स करके दिखाते हो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका। कुछ डिस्पोजल में लॉस वगैरह हो गया उसका भी आप डिस्काउंट नेट ऑफ टैक्स करके दिखा दोगे, फिर यहां पे आपके पास जो भी कॉन्टिन्यू और डिसकंटिन्यूड होगा उसको मिला के टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आपकी बनेगी वो इतनी बन जाएगी। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब यहां पे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट तक थी, यहां तक बेटा इनकम स्टेटमेंट थी, मतलब यहां तक मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां तक आपकी इनकम स्टेटमेंट बन गई थी, यहां पे खत्म हो गया आपका काम, यहां मैंने आपके सामने लिखा भी है नेट इनकम प्रॉफिट, यहां पे इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गई। लेकिन अब आता है जो मेरा टॉपिक है आज का, एएससी 220, कौन सा, एएससी 220 का 10 का 45, क्या पढ़ाना है मुझे आपको, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट बन गई, अब आ जाओ,
अब मैंने आपको बताया ये सब दुनिया भर का जो ड्रामा था, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यू, ये सब टोटल वोटल मिला के टैक्स वगैरह हटा के आपके पास अब जो फाइनल नेट प्रॉफिट आएगा इस साल का कितना हो गया 1837। पिछले साल हमारा 1840 आया था, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट लॉस है, यही निकल के कहां चले जाएगा, इसकी दूसरी एंट्री कहां होती है, अरे प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करोगे, इक्विटी में, इक्विटी में भी किधर, रिटेन अर्निंग्स में। अरे इसको प्रॉफिट आ गया, अब इसको रिटेन करके रखोगे, रिटेन अर्निंग्स कहां डालोगे, इक्विटी में। ये मुझे आपको, ये आई नो आपको पता है, हालांकि जब मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी बताऊंगा वहां पे डिटेल हम ये पढ़ेंगे। अब बात बड़े ध्यान से सुनो, यहां तक हमारी इनकम स्टेटमेंट बन गई थी, हम बैलेंस शीट बनाने ही, हमारी बैलेंस शीट बन गई, हमारी इनकम स्टेटमेंट बन गई, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी बना ही रहे थे, चार इनकम हमारे पास आ गई। देखिए यहां पे मैंने वो चार इनकम आपके सामने नहीं रखी, अभी वो नहीं रखी क्योंकि ये अभी टेक्निकल हो जाएगा, मैं सारी इनकम अभी वो ला नहीं सकता, ठीक है, आपके सामने चार इनकम आ गई। लेकिन ये वो इनकम है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे एक वन ऑफ द इनकम ये पहली एक इनकम यहाँ पे आपके लिखी हुई है, अनरियलाइज्ड गेन फ्रॉम एफवीओसीआई इनकम, ओसीआई मैंने यहाँ पे सीधा ओसीआई लिख दी, है ना, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो चार अदर कॉम्प्रिहेंसिव होती है। आपने इनकम स्टेटमेंट बना लिया, यहां तक मामला खत्म हो गया। आपके जीवन में धंधे के अंदर चार इनकम या लॉसेस कुछ ऐसे आ गए कि आप कंफ्यूज हो गए, कैसे बेटा, उन चार इनकम लॉसेस से पता क्या हो रहा था, एक ही, मतलब डबल एंट्री नहीं हो रही थी वहां पे, मतलब इक्विटी इक्विटी इफेक्ट हो रहा था। वो चार इनकम या लॉसेस जब वो हो रहे थे तो आपने देखा, जब आप उसकी एंट्री मार रहे थे, जब वो बिजनेस उस चार अदर, जब वो चार ओसीआई से बिजनेस डील कर रहा था तो बिजनेस देख रहा था कि उसका इक्विटी सेक्शन तो हिल रहा है, लेकिन दूसरा एंगल डबल एंट्री नहीं हो रही, मतलब एक ही एंट्री एंट्री इफेक्ट हो रही है, सिंगल एंट्री चल रहा है, डबल एंट्री तो चल ही नहीं रहा। लेकिन हम तो एक्चुअल कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, यूएस गैप फॉलो कर रहे हैं, हमको तो डबल एक्सपेक्ट दिखाना ही पड़ेगा। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल नहीं सकते क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट के जा ही नहीं सकता, इनकम स्टेटमेंट के खिलाफ है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के खिलाफ है, वो एक्चुअल कंसेप्ट के रूल के खिलाफ है, क्योंकि वो रियलाइज्ड ही नहीं है, अनरियलाइज्ड फिगर है सारी चीजें, क्या करें। अब तो दिक्कत हो गई है, डबल एंट्री भी नहीं हो रही, अब इक्विटी तो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन तो क्या अकाउंट्स में गड़बड़ी आ गई, अकाउंट्स में अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो गया, इक्विटी इक्विटी इफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, एक ही एंगल इफेक्ट हो रहा है, दूसरा तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा। हम तो ये देखते हैं, जब आप कोई भी उठा के देख लो बेटा, आपने बचपन से 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बनाए, कोई भी ट्रांजैक्शन उठा के देख लो, वो या तो वो उसकी दूसरी इनकम, वो या तो वो इनकम स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगा, दूसरा बैलेंस शीट को, या तो वो दूसरा बैलेंस शीट को, दोनों में से कहीं ना कहीं चले ही जाता है वो। लेकिन यहाँ पे तो वो बस बैलेंस बैलेंस शीट में जा रहा है, इनकम स्टेटमेंट में तो जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमने फिर एक चीज बनानी हमको पड़ गई, एक और स्टेटमेंट बनानी पड़ गई जबरदस्ती, क्योंकि वो जाता ही नहीं ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो एक जबरदस्ती हमको एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जैसे एक होटल है, उसके अंदर कैपेसिटी सिर्फ 300 रूम्स की थी, लेकिन ऑर्डर आ गया 500 रूम्स का, तो और ऐसा आता रहा, उसने कहा यार हमारा होटल बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया चल रहा है 300, लेकिन हमारी कैपेसिटी सिर्फ 300 रूम्स की है, 500 की आ रही है, तो एक काम करते हैं, एक और लैंड ले लेते हैं। उसने एक और लैंड लेके एक नया 200 रूम्स की एक और कैपेसिटी बनाई, ऐसे ही, मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहा है उनको अकोमोडेट करने के लिए आपने फिर एक नई चीज बना दी, ऐसे ही यही है। ऐसी चार इनकम आ गई जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जा रही, लेकिन डबल एंट्री के हिसाब से हमको उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह डालना पड़ेगा, उसके रूम्स बनाने पड़ेंगे, तो हमने एक चीज बना दी, एक स्टेटमेंट बना दी अकाउंटेंट्स ने, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वहां क्या होगा, आप वो ओसीआई डाल दोगे। अब इससे हमारी जान छूटी, मतलब इस चीज से जो हमारा चल रहा था, जो पंगा हमारा चल रहा था कि भाई साहब बैलेंस शीट को वो इनकम्स तो इफेक्ट कर रही है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इनकम के अंदर नहीं जा रही, तो क्या हो गया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर तो जा रही है ना, बस वहां पे चली गई, बैलेंस शीट को भी इफेक्ट कर रही है, डबल एंट्री हो गया। बस बेटा यही था, कुछ भी नहीं है, जिससे स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूज नहीं आता, इतना कंफ्यूज रहता है, डरते हैं इस कंसेप्ट से, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हालांकि जब मैं आपको ये चार इनकम अभी मिलवाऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आपके इक्विटी को इफेक्ट करती है, हालांकि सारी नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि अगर मैं वो आपको समझाने बैठ गया, दिक्कत क्या है, जब वो चार ओसीआई से मैं आपको मिलाऊंगा, आप बोल रहे सर आप बोलते रहते हो मिला तो रहे नहीं, अभी नहीं मिला सकता, धीरे धीरे जब आएंगे आप देखेंगे, उसको समझाने के लिए मुझे पहले पूरा एक आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स, अभी आपको बताऊंगा डेरिवेटिव्स का क्या गेम, जब तक आपको पता ही नहीं करेंसी हेजेस क्या होते हैं, वो फॉरेन हेज, वो हेजेस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप समझोगे कैसे। आपको मैं वहां पे लिख दूंगा वो आपको गेन या लॉसेस हो गया डेरिवेटिव्स पे, लेकिन आप समझोगे कैसे ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, पहले आपको पूरा डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको समझाऊंगा पार्ट 2 के सेक्शन बी में। तो जब तक पहले आप वहां ना पढ़ लो,
तो ये आप ये ओसीआई समझोगे, और ना ही आपके पेपर में बेटा वो आपसे पूछ रहे बताओ ये क्या होता है, वो हमेशा आपके पेपर में आपको ओसीआई लिख के देगा, क्योंकि सीएमए एग्जामिनर को भी पता है कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपके सिलेबस में इसकी डिटेल में नहीं गए हैं, आपको बस वो ये बता रहे हैं ये 4 ओसीआई आप पता कर लो इसको कहां डालना है, इतना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें डिसीजन ले लो बस। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसकी जर्नल एंट्री, इसकी रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स की एंट्री वगैरह वो कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो हम फिर बेटा ऐसे ओसीआई इसमें डाल देते हैं, फिर जब आप ओसीआई डाल देते हो तो ये आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव है, ये तो एक नेट इनकम आ गया, ओसीआई की इनकम इतनी आ गई, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है 1850। तो इसमें नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट, एट्रिब्यूल, ये सब आपको नहीं देखना बेटा, ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, ये एक्चुअली मैंने सीपीए वालों के लिए रखा था। ठीक है, आपके लिए बस अभी इतना ही है, आप यहां पे देखो। तो हमने नेट इनकम बना ली, मैंने देखो नेट इनकम बना ली 1836, ये मेरी आ गई थी। अब ओसीआई कुछ आई थी 1400, उसमें $14 का आपका गेन हो गया ओसीआई का, लेकिन वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाता। तो आपने अब इनकम स्टेटमेंट की इनकम कितनी है 1836, $14 का आपका गेन आया ओसीआई से। अब आप इसको दोनों को जब आप एक साथ दिखाते हो तो हम उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं, और यहां पे हम टोटल लिखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 1850। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था। अब आ जाते हैं पर्पस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एएससी के 10 का एक सब टॉपिक बोलते हैं इसको। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज टू प्रेजेंट मेजर ऑफ ऑल नॉन ओनर चेंजेस इन इन इक्विटी। ये नॉन ओनर चेंजेस क्या होते हैं? देखिए, जब मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ ट्रांजेक्शन डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो आपके चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी को कर देती है। मतलब इक्विटी ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन होती है, ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल मालिक टू मालिक डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, वो डायरेक्टली बेटा आपकी इक्विटी सेक्शन को इफेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मैं आपको बता देता हूं, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मालिक बेटा प्रॉफिट आ गया, अभी ये प्रॉफिट आ गया, ये किसके बीच में बटेगा? मालिकों के बीच में बटेगा ना। तो जब ये प्रॉफिट मालिकों के बीच में बटेगा, इट्स अ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, मालिक एक दूसरे के बीच में प्रॉफिट बांट रहे हैं ना, एक दूसरे के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, इट्स अ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, ये ओसीआई की ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होती, मतलब वो डायरेक्टली एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली ओनर्स के अकाउंट को इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, बहुत सारी ट्रांजैक्शन अभी मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है, मतलब वो सीधा सीधा चेंजेस इन ओन, वो सीधा सीधा आपके इक्विटी के बैलेंस को इफेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक और बता दो, इशू ऑफ शेयर्स, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। आप मार्केट में जाके शेयर इशू करोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग बढ़ जाएंगे, तो मतलब आपके इक्विटीज बढ़ जाएंगे ना, आपका इक्विटी बढ़ जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, ट्रेजरी स्टॉक, आपने शेयर रीपर्चेज कर लिए, बायबैक कर लिए, तो ट्रेजरी स्टॉक्स तो माइनस करोगे आप, माइनस करके दिखाओगे ना नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग में। तो यहां पे आपका इक्विटी डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मालिकों के बीच में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है। रिटेन्ड अर्निंग्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब के सब आपके डायरेक्ट ट्रांजेक्शन है, ये ओसीआई की नहीं होती इनकम। ओसीआई इनकम फिर वो होती है जो ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो ओनर्स इक्विटी का जो अकाउंट होता है, जो उसका बैलेंस होता है, इफेक्ट करती है, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। लेकिन मैंने आपको बताया, कोई भी अगर याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इक्विटी को इफेक्ट कर रही है, मैं आपको बता देता हूं, या तो वो डायरेक्टली इक्विटी को इफेक्ट कर रही होगी, या वो हमेशा इनकम स्टेटमेंट के थ्रू इफेक्ट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब आप प्रॉफिट को सबसे पहले क्या करते हो? रिटेन करके रखते हो, और उस रिटेन अर्निंग्स में आ जाएगा ना। अरे आपने प्रॉफिट कमा लिया, क्या करोगे? उसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करोगे ना। अरे ऐसा थोड़ी ना होता आपने प्रॉफिट कमा लिया सीधा मालिकों के बीच में बांट दिया, ऐसे नहीं होता। कंपनी क्या करती है, पहले प्रॉफिट आ गया, ठीक है, अब उसको जोड़ के रख देगी, रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देगी, फिर देखेंगे रिटेन अर्निंग्स में से प्रॉफिट बांटना है, डिविडेंड देने या नहीं देने, बस। तो इट्स अ ट्रांजैक्शन। तो आप देख रहे होगे, जैसे ही प्रॉफिट आपका आता है, बचपन में आपको याद होगा फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, नेट प्रॉफिट आता था, कैपिटल में ऐड करते थे, तो कैपिटल बैलेंस चेंज होता है ना प्रॉफिट लॉस से, लॉस आता था तो माइनस करते थे, ड्रॉइंग्स हो गई माइनस करते थे। तो ये ट्रांजैक्शन कैपिटल को इफेक्ट करती हैं, इक्विटी को। ऐसी यही है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमा लिया, ये लॉस आ गया, अभी मान के चलते सोचो प्रॉफिट कमा लिया, तो आप क्या करते हो? वो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स में डालते, तो रिटेन अर्निंग्स कहां ऐड होता है? इक्विटी के अंदर ही तो होता है। तो तो यहां पे आप देख रहे हो, आपका ओनर्स इफेक्ट, आपका ओनर्स इक्विटी इफेक्ट हो रही है, आपकी इक्विटी बढ़ गई ना, आपने साल प्रॉफिट कमाया तो आपका रिटेन अर्निंग्स बढ़ गया, रिटेन अर्निंग्स बढ़ गया तो आपका इक्विटी बैलेंस बढ़ गया। तो आप देख रहे हो प्रॉफिट कमाने से इक्विटी बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब इक्विटी चेंज हो रही है सीधी सीधी। लेकिन ये चेंज हो रही है इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली ऐसे नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सीधा इक्विटी बैलेंस बढ़ गया, नहीं,
पहले आपने इस साल इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट कमाया, उसको रिटेन अर्निंग्स में डाला, रिटेन अर्निंग्स बढ़ गई, तो इसकी वजह से आपकी इक्विटी बैलेंस बढ़ गई। तो इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बढ़ी है। लेकिन एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो ना ही इक्विटी को डायरेक्टली चेंज कर रही है, ना ही इनकम स्टेटमेंट के थ्रू चेंज कर रही है, इन दोनों के अलावा है जो इक्विटी को किसी तरह चेंज कर रही है, मतलब इनकम स्टेटमेंट को बायपास करके चेंज कर रही है। बायपास करके चेंज कर रही है। बायपास वर्ड होता है ना, बायपास मतलब आप उसको इग्नोर करके, मतलब उसके मदद, इनकम स्टेटमेंट की मदद लिए बिना आप इक्विटी को चेंज कर रहे हो। अगर आपको इक्विटी को चेंज करना है ना, तो आपको इनकम स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। या तो इक्विटी खुद ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने शेयर रीपरचेज कर लिया या शेयर इशू कर दिए, ये जो ट्रांजैक्शन है बैलेंस शीट के आइटम है, इसमें इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट ओनर टू ओनर ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आपको इनडायरेक्टली चेंज करना है, तो इनडायरेक्टली चेंज करने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। सीधी बात है ना बेटा, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन में तो हमको इनकम स्टेटमेंट किसी की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा सीधा इक्विटी इक्विटी से चेंज है। फॉर एग्जांपल शेयर इशू कर दिया, शेयर रीपरचेज कर लिए, ये तो डायरेक्ट इक्विटी ट्रांजैक्शन है, इसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इनडायरेक्टली चेंज करना है, तो आपको इनकम स्टेटमेंट की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ 4 ऐसी आइटम्स भी हैं जिसमें आप इनकम स्टेटमेंट को बायपास करके भी चेंज कर सकते हो। यही है वो ओसीआई, यही है वो ओसीआई। इसमें आप इनकम स्टेटमेंट डाले बिना ही ये ओसीआई आपका मार्क ओनर्स इक्विटी चेंज कर देगा। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा कैसे। तो ये है, तो नॉन ओनर चेंजेस इन ऑफ एन एंटिटी ड्यूरिंग अ पीरियड, दिस मीन इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द ट्रेडिशनल नेट प्रॉफिट। मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आप इनकम स्टेटमेंट तो लेते ही हो, 4 ओसीआई भी लेते हो, but also certain gains and losses that bypass the income statement and are still recognized directly in equity. This idea is to provide a more complete picture of the company's wealth. सीधी बीज बात है, ओसीआई की वजह से, आपके कंपनी की वेल्थ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इक्विटी तो बढ़ी नहीं रहा। अरे इक्विटी तो कंपनी को बस क्या है, इक्विटी बैलेंस बढ़ाना है ना। अरे इक्विटी बैलेंस बढ़ेगा तो आपको पता है ना फिर क्या होता है, इक्विटी जितना ज्यादा इक्विटी बैलेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा कंपनी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है। सीधी बात है। तो ओसीआई अगर होगा तो नो डाउट वो एक इनकम स्टेटमेंट का बायपास है, लेकिन उससे इक्विटी आपका चेंज हो जाएगा, और जब इक्विटी चेंज हो जाएगा तो उससे उसकी वेल्थ भी इफेक्ट हो जाएगी। मतलब ओसीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उससे आपकी कंपनी की वेल्थ, आपकी कंपनी की जो इक्विटी वेल्थ है चेंज हो सकती है। ये है कॉम्पोनेंट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बेटा कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, नेट इनकम, नेट लॉस। दिस इज अ ट्रेडिशनल बॉटम लाइन फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। ये आपको पता है, 2 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पहले तो हम नेट इनकम डालते हैं, उसके बाद हम ये ओसीआई लेंगे, और ये रही बेटा ओसीआई जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है। दीज इंक्लूड रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनकम, नेट इनकम। मैं आपको बताऊंगा क्यों इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाती यूएस गैप के अकॉर्डिंग। These typically relate to changes in equity that are not yet realized or expected to reverse in future. ये expected to reverse in future का मतलब क्या है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। एक रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट करके एक टॉपिक होता है, वहां पे देखिए इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम इसको क्यों नहीं जाते वो देख लेते हैं। अभी वो 4 इनकम या ऐसे कौन से खर्चे हैं जो मैं आपको बता देता हूं, लॉसेस, जो एक्चुअली आपको ऐसा लगता है ये इनकम है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये अभी रियलाइज्ड ही नहीं हुए। आपको पता है, अगर हम अनरियलाइज चीजें इनकम स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़े, डाल दे, तो ऐसे तो बेटा अनअर्न्ड रेवेन्यू भी डाल दो आप। अनअर्न्ड रेवेन्यू क्यों नहीं डालते, क्यों उसको लायबिलिटी में दिखाते हो? अगर हम अनरियलाइज चीजें दिखाने लग गए इनकम स्टेटमेंट के अंदर, एक्चुअल की ऐसी तैसी कर दें, तो ऐसे तो आप अनअर्न्ड रेवेन्यू भी दिखा दो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो तो नहीं दिखाते हम। इसलिए ये जो है अनरियलाइज गेन्स एंड लॉसेस ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, हालांकि जब मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक हमारा है अभी पार्ट 1 के अंदर, एसेट्स जब हम स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करके, फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर दिखाते हैं, मतलब मार्केट वैल्यू के अंदर हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 टाइप ऑफ कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट्स हैं अवेलेबल फॉर सेल, है ना, होल्डिंग टू मैच्योरिटी, ऐसा बताऊंगा मैं आपको। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी ये होता है, अब आप इन्वेस्टमेंट्स को, आप अभी इन्वेस्टमेंट्स को बेटा ऐसे नहीं कि आपने, एक होता है ट्रेडिंग, 3 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज होती है बेटा। एक तो ट्रेडिंग होती है, एक होती है अवेलेबल फॉर सेल, एक होती है होल्डिंग टू मैच्योरिटी। ट्रेडिंग ये आपने आज सिक्योरिटी खरीदी, अभी ही बेच दोगे, अभी खरीदी अभी बेच दी, अभी खरीदी अभी, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए लेके आ रहे हो। लेकिन अवेलेबल फॉर सेल आपने मतलब थोड़े टाइम के लिए अभी होल्ड करके चला है, थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके चला है, लेकिन जैसे ही अच्छा प्राइस मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड प्राइस हिट हो जाएगा, बेच दूंगा। होल्डिंग टू मैच्योरिटी, अरे जितनी उसकी मैच्योरिटी है उसके बाद हम उसको बेच देंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसकी मैच्योरिटी 2 साल की है तो 2 साल में बेच देंगे। लेकिन अवेलेबल फॉर सेल मतलब मैच्योरिटी से पहले पहले बेच सकता हूं, फुल स्कोप है,
मतलब मेरा कोई इरादा नहीं है मैच्योरिटी तक होल्ड करना। अवेलेबल फॉर सेल का टैग लगा दिया है, प्रॉपर्टी के आगे अवेलेबल फॉर सेल का बोर्ड लगता है। अगर आप कभी यूएस या कनाडा जाएंगे, आप देखेंगे वहां पे अगर कोई प्रॉपर्टी बिक रही है तो यहाँ पे वहां वो लगा देते हैं अवेलेबल फॉर सेल गार्डन में अपने। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड है, मतलब जैसे ही एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा बेच देंगे, निकाल देंगे उसको। होल्डिंग टू मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी तक होल्ड करने का कोई इरादा हमारा है नहीं। तो ये है। तो अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी है जिसका आपने आपने खर्चा दिया था $1000, मतलब आपके हिसाब अभी उस मतलब आपने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी तो $1000 उसकी वैल्यू है ना, ओपनिंग। आपने देखा अभी मार्केट के अंदर अभी बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, बस आप सोच रहे हो अगर मार्केट के अंदर अभी बेच दो कितना मिल रहा है? $2000, $2200 मान लेते हैं। आपने देखा भाई साहब मैंने खरीदी कितने में? $1000। अगर अभी मार्केट में बेच देता हूं, मैंने शब्द यूज करा अगर, बेचा नहीं है, बेच देता हूं तो $2200 में बिक जाएगी, तो कितने का बेनिफिट मिल जाएगा? $1200 का बेनिफिट मिल जाएगा भैया। $1200 का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन क्या ये बेनिफिट जिसको हम गेन बोलते हैं, क्या ये गेन आपको रियलाइज हो गया? रियलाइज मतलब एक्चुअली आपने बेच के जो आपने कमाया रियलाइज हो गया, एक्चुअली हाथ में आ गया जिसको बैठ के खा सकते हो? नहीं आया। नहीं सर, नहीं आया। इसी को बोलते हैं अनरियलाइज गेन ऑन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी। ये अनरियलाइज्ड है, अभी आपने कमाया नहीं है। अगर आप इसको बेच देते हो तो आपको $1200 का गेन हो जाएगा और ये अनरियलाइज्ड है, अभी अभी कमाया नहीं है। अब है तो गेन, अरे गेन तो है ना, अगर बेच देंगे तो कहां डालें? तो कहां डालें? लेकिन आप बोलोगे सर ये आप ये ऐसी फालतू बातें करी क्यों रहे हो? देखो सर, मुझे तो हमको तो ये बात समझ में पहली बात आ ही नहीं रही कि पहली बात ही इक्विटी को इफेक्ट कैसे कर रही है। सर ये इक्विटी को इफेक्ट कर कैसे रही है? दूसरा, अगर ये इक्विटी को इफेक्ट कर भी रही है तो हम इसको पता नहीं क्यों गेन मान भी रहे हैं। सर बेचा ही नहीं तो क्यों गेन मानना? अभी बेचा थोड़ी ना है। अरे सर ऐसा तो फिर हमारे पास इन्वेंट्री भी पड़ी है, इन्वेंट्री भी नहीं हम बेचते, हम बोलते हैं अगर हम बेच देंगे तो इतना गेन हो जाएगा। ऐसे अगर सपना सपना करना है ऐसा तो फिर सपनों वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगी। क्या है, मजा नहीं आ रहा? मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जो एक बताओ बैलेंस शीट का आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा इसके लिए। बैलेंस शीट में बेटा आपने ये जो इन्वेस्टमेंट खरीदे ना एसेट्स, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स दिखाओगे। क्या है ना, इन्वेस्टमेंट्स को जनरली हम मार्केट वैल्यू के अंदर दिखा देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा। आपने जब ये इन्वेस्टमेंट खरीदी थी उस टाइम इसकी $1000 वैल्यू चल रही तो आपने $1000 में दिखा दी। लेकिन जैसे ही आपकी मार्केट में इन्वेस्टमेंट $2200 की हो जाएगी तो आपको वो इन्वेस्टमेंट काट के $2200 दिखानी पड़ेगी। $2200 दिखानी पड़ेगी। पहले $1000 की थी, अब $2200 की हो गई। लेकिन अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। आपने यहां पे एक इन्वेस्टमेंट $1000 की तो रखी हुई है। आपने एक इन्वेस्टमेंट यहां पे $1000 की रखी थी, एकदम से $1200 के अंदर कर दी तो यहां पे मतलब आपने ट्रांजैक्शन करी ना। अरे एकदम से एसेट का बैलेंस $1200 बढ़ गया, एकदम से एसेट का बैलेंस $1200 बढ़ गया। तो आप अब बैलेंस शीट एक आइटम कौन सी है? यूएस गैप की आइटम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई भी अगर चीज होगी छोटी सी छोटी, उसकी डबल एंट्री होगी। यह अकाउंट्स का सिद्धांत है। तो यहां पे अगर $1200 बढ़ गया, मतलब अगर एसेट्स $1200 से बढ़ गई, मतलब डेबिट बैलेंस अगर $1200 से बढ़ गया तो क्रेडिट बैलेंस कहां चला गया? जो $1200 से बढ़ेगा वो तो है ही नहीं यहां पे। वो क्या हो गया? वो कहां चला गया? दिक्कत ये आ गई बेटा, ये अकाउंटेंट्स को नहीं मिल रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था उनको। यार उन्होंने कहा $1000 की तो खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट्स को 1200, अब इन्वेस्टमेंट्स को तो $2200, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स तो मार्केट में $2200 की है ना, $2200 की तो दिखा दी, $1200 से बढ़ा दी। एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस $1200 से बढ़ गया, लेकिन क्रेडिट का एंगल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भाई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या करें, ये तो रिवैल्यूएशन है ना, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। $1200 कहां करें, किधर दिखाएं भाई साहब? दूसरा एंगल समझ नहीं आ रहा। इनकम स्टेटमेंट का जारी रहा, क्या कहां जाएगा? हमने बेची थोड़ी ना, ये $1200 का बेनिफिट थोड़ी ना हुआ उनको, पता नहीं अब क्या करें। तो यही है, ये $1200 कुछ नहीं है, इसको अकाउंटेंट्स ने माना क्या बोले, अनरियलाइज गेन बोल देते हैं। $1200 का बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट तो हुआ है ना भाई साहब, खुश हो रहे हैं देख देख के। भाई साहब 1000 की थी 2200 हो गए तो खुशी तो हो रही है, लेकिन खुशी परमानेंट नहीं है क्योंकि बेचा नहीं है। बस खुश हो रहे देख देख के मेरा $1200 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो गेन है लेकिन अनरियलाइज गेन है। अब अनरियलाइज गेन है, शब्द गेन आ रहा है, लालच बहुत आ रहा है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर डाल लूं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कह रहा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन क्रेडिट ऑल इनकम की गेन मेरे मुझसे उसका मतलब था क्रेडिट ऑल रियलाइज्ड इनकम्स एंड गेन्स, जो आपको एक्चुअली में रियलाइज होगी। अगर ऐसा हुआ करते तो फिर तो अनएंड रेवेन्यू और जो स्टॉक बेचा नहीं उसका भी डाल दो फिर तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ऐसे तो प्रॉफिट बिल्कुल सपनों वाला प्रॉफिट आ जाएगा। तो लालच बहुत आ रहा है अब, लेकिन कहां डालें फिर? अब कुछ तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं डालने के लिए, कहां डालू?
इसके लिए ओसीआई बना डाली भैया, तभी तो ओसीआई बनाई। ओसीआई मतलब कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर डाल देंगे इसको, और जब कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर डाल देंगे तो इसकी यहां पे दूसरी आ जाएगी एंट्री। क्या डालेंगे हम इसको, इसका एक नाम होता है बेटा, इसका एक नाम होता है, अभी आप ऐसा समझो ओसीआई, सीधी बात। तो दूसरा जो क्रेडिट एंगल होता है, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम करके एक रिजर्व बनता है, मतलब एक तरीके से सारी की सारी ओसीआई इकट्ठी करके वहां पर डाल दी जाती है, उसका नाम होता है एओसीआई, एक्यूमुलेटेड ओसीआई। ये है जो एक्चुअली आपका इक्विटी बैलेंस के अंदर जाता है, ये है वो नाम, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। ये है वो क्रेडिट बैलेंस। आपकी इन्वेस्टमेंट्स 1000 की थी, अब $1200 की हो गई, $1200 से आपकी इन्वेस्टमेंट बन गई, लेकिन क्रेडिट भी तो बड़ा है $1200, वो क्या है, वो ये है ओआईसीआई। क्रेडिट बैलेंस मिल गया, मजबूरी थी। मुझे पता है आपको अंदर ये डाउट आ रहा था कि सर समझ नहीं आ रहा यार ये क्या है, क्यों हो रहा है, अरे अनरियलाइज्ड है, क्यों क्यों मानो अनरियलाइज यार, जब गेन ही नहीं रियलाइज हुआ, लेकिन करना पड़ा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को हमने मार्केट वैल्यू में दिखाया, और वो डेबिट बैलेंस से बढ़ तो गई, लेकिन क्रेडिट एंगल समझ नहीं आ रहा, अब क्रेडिट एंगल समझ नहीं आ रहा, इसलिए ये ओसीआई बनाना पड़ा। अब ये चला गया, अब क्रेडिट में चला गया, अब क्रेडिट में चला गया तो बैलेंस शीट के अंदर चलेगा, लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो लाइबिलिटी साइड चला गया, अब लाइबिलिटी में भी किधर, इक्विटी सेक्शन में एओसीआई, और जब इक्विटी सेक्शन में चला गया तो इक्विटी को इफेक्ट करा या नहीं करा, कर दिया। आप ध्यान से देखो, ना ही इक्विटी में डायरेक्टली आ रहा है, ना ही इनकम स्टेटमेंट के थ्रू जा रहा है, अपनी ही इनकम स्टेटमेंट इसने अपनी ही दुनिया बना दी, उसके थ्रू इक्विटी को इफेक्ट कर रहा है ना। देखो ना, एओसीआई एक रिजर्व, और सारे के सारे रिजर्व आप कहां डालते हो, इक्विटी के अंदर ही तो डालते हो, क्योंकि ये बैलेंस इक्विटी का बैलेंस इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में किधर इक्विटी मिला है, इक्विटी में तो इक्विटी का बैलेंस भी इफेक्ट हो गया। दोनों डाउट्स मैंने आपके बता दिए, एक तो क्यों अनरियलाइज होता है, तो क्यों क्यों डाल दिया, लेकिन क्योंकि क्रेडिट बैलेंस समझ नहीं आ रहा है, डबल एंट्री सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, किसकी वजह से एक्चुअली हमको इस दुनिया में ओसीआई पढ़नी पड़ रही है, डबल एंट्री की वजह से, उसी पे है सारा का सारा ब्लेम, उसके सर पे है ये ब्लेम, उसकी वजह से हमको पढ़ना पड़ रहा है ओसीआई, वरना नहीं पढ़ना पड़ता था। अरे इन्वेस्टमेंट को मैं मार्केट वैल्यू पे दिखानी पड़ रही है, तो डेबिट बैलेंस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन क्रेडिट तो बढ़ ही नहीं रहा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पाप हो जाएगा क्रेडिट नहीं करा तो डालना पड़ा, ओसीआई करके एक चीज बना दी। अब डाल दिया, क्रेडिट बैलेंस आगे तो लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, लाइबिलिटी में भी किधर, इक्विटी के अंदर, क्योंकि इक्विटी के बैलेंस को इफेक्ट करेगा इधर मालिकों को। ये था बेटा, तो मैंने आपको प्योर लॉजिक ये पढ़ा दिया। अगली क्लास में मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाने वाला हूं जो आइटम्स कॉम्प्रीहेंसिव इनकम पे लोड नहीं होती, हालांकि इस पे इतना डिटेल हमको नहीं उतरना, थोड़ा सीपे लेवल तक का मैंने ये समझा रखा है, ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।